हेलो, नमस्कार बच्चों, आप सभी को। हमने अपनी पिछली जो क्लास थी उसमें हरियाणा जीके के 2 टॉपिक क्लियर किए थे दोनों क्लासेस में, एक हड़प्पा सभ्यता के बारे में और एक वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक जो काल था वो हमारा, ये मैंने आपको 2600 ईसा पूर्व के आसपास बताया था। इसी तरह से ये 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, ठीक है, से लेकर 900 ईसा पूर्व तक था। 900 ईसा पूर्व तक था। अब आगे आता है कि जब वैदिक काल में महाभारत का युद्ध हुआ तो युद्ध किसी भी देश का हो, किसी भी जगह का हो, क्या होता है कि अव्यवस्था फैल जाती है। तो जब ये युद्ध हुआ तो वहां भी आसपास की जो व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से बिगड़ गई थी। आसपास के जो क्षेत्र थे उनमें जो और छोटे मोटे जो भी शासक थे उनका आपस में युद्ध होने लगा और क्षेत्र विस्तार के लिए जो युद्ध हुआ तो उनमें से अधिकतर जो राजा थे उनका अस्तित्व समाप्त हो गया और कुछ जो राजा थे उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया। तो जिन राजाओं ने बेटा विस्तार किया था वो शक्तिशाली हो गए और अधिक, ठीक है। और उन शक्तिशाली राजाओं में कुछ तो गण के रूप में, सरदारों के रूप में, जैसे कि कबीले होते हैं इस तरह से गण रूप में अस्तित्व में आए और कुछ ने महाजनपद, यानी 16 ऐसे राज्य थे जो एक जनपद के रूप में अस्तित्व में आए। तो ये जो महाजनपद शब्द है, इसको महाजनपद शब्द, महाजनपद, ये सबसे पहले हमें जो बौद्ध साहित्य में मिलता है, किसमें मिलता है? बौद्ध साहित्य में महाजनपद। तो ये जो महाजनपद यानी बहुत से राजाओं का गुट, जिसमें एक श्रेष्ठ जो राज्य था वो मगध था। कौन सा था? मगध, मगध राज्य था। 7वीं सदी के आसपास, यानी तब तक तो युद्ध होते रहे, कोई जीता कोई हारा, ऐसे चलता ही रहा। 7वीं सदी के आसपास यानी 642 के आसपास यहाँ पर नाग वंश का शासन स्थापित हुआ, ठीक है, जिसमें उसमें बिंबिसार, अजातशत्रु ऐसे योद्धा भी थे। आगे आता है इनका महापद्मनंद यानी कि नंद वंश। कौन सा? नंद वंश। नंद वंश की स्थापना हुई अजातशत्रु के पश्चात, ठीक है। इन्हीं का ही जो महापद्मनंद है, महापद्मानंद, इन्हीं के पुत्र थे। कौन थे? धनानंद, ठीक है। इनकी हत्या करके कौन राज्य, किसने राज्य बनाया नया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। घनानंद क्योंकि अपने क्षेत्र में अपना जो शासन था अच्छे से नहीं संभाल पा रहा था, वो एक योग्य शासक नहीं था, तो इसलिए इसकी हत्या करके गद्दी पर कौन बैठता है? चंद्रगुप्त मौर्य। कब बैठता है ये? 4वीं सदी में, 320 में, 320 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व जरूर याद रखना बेटा। 320 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो गद्दी पर बैठते हैं और कौन से वंश की स्थापना होती है? मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश की स्थापना होती है, ठीक है बेटा। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। अशोक पूरे इतिहास में वैसे ही प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इन अशोक ने मौर्य वंश में देखो, बौद्ध साहित्य में महाजनपद के बारे में जिक्र है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि महाजनपद के बारे में कहाँ पे लिखा गया है? बौद्ध साहित्य में लिखा हुआ है। तो 320 में मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश की स्थापना हुई। इसके चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और उसके बाद जो अशोक थे उन्होंने, ये क्योंकि हमें हरियाणा जीके ही पढ़नी है तो उसी के हिसाब से देख लीजिए
अंबाला के टोपरा में स्तंभ निर्माण कराया। इसके अलावा थानेसर में एक स्तंभ का निर्माण कराया, जहां क्या रखे थे? बुद्ध के अवशेष। क्या रखे थे? बुद्ध के अवशेष रखे थे उस स्तूप में। ठीक है, तो एक तो ये हो गया मौर्य वंश का। तो मौर्य वंश के साथ साथ एक ग्रुप मैंने आपको अभी बताया कि गण जो थे, यानी कि ऐसे कबीलों के जो गण के रूप में इकट्ठे व्यक्ति थे, जो सरदार होते थे, वो भी अस्तित्व में थे बेटा उस दौरान। तो उनमें देखिए जो सबसे प्रसिद्ध हैं वो मैं कुछ एक आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे यौधेय गण, ये 2री सदी के आसपास की बात है। ये है ईसा पूर्व की बात। और उसके बाद अस्तित्व में कौन आता है? 2री सदी में। 2री सदी, शताब्दी लगा लो, ईसवी में। ये ईसवी है, वो ईसा पूर्व है, ये ध्यान रखना। यहां से यौधेय गण का अस्तित्व सामने आता है। ये जो यौधेय गण थे, इन्होंने बहुत प्रतापी थे, बहुत योग्य थे, युद्ध में विश्वास रखते थे। ठीक है, और इनका मुकाबला किनके साथ हुआ? कुषाणों के साथ। हमेशा इनका मुकाबला रहता था कुषाणों के साथ। ठीक है, अंत में कुषाणों की विजय होती है, लेकिन यौधेय गण अंत तक लड़ते रहे। इसमें देखिए यौधेय गणों ने अपनी जो राजधानी है, राजधानी किसको बनाया? प्राकृतनाक। प्राकृतनाक। अब ये प्राकृतनाक कहां पे है? नौरंगाबाद में। नौरंगाबाद कहां पे है? भिवानी में। नौरंगाबाद भिवानी में। ठीक है बेटा, तो यौधेय गणों ने अपनी जो राजधानी है वो प्राकृतनाक नौरंगाबाद को बनाया। और इनका जो दूसरा प्रसिद्ध स्थान है, दूसरा प्रसिद्ध स्थल इनका जो है वो क्या है? रोहतक। क्या है? रोहतक। इनके यौधेय गणों के जो सिक्के थे वो बहुत अधिक जगहों से मिले हैं खुदाई के दौरान। उनमें आता है रोहतक, इसके अलावा भिवानी। भाई ये तो जगह इनकी थी ही, भिवानी इनका तो जिक्र है। अगला भिवानी के बाद सोनीपत, जींद, गुड़गांव, गुरुग्राम। ठीक है, अच्छा ये गुड़गांव से मैंने आपसे पूछा था कि गुरुग्राम जो है ये किन के नाम पे पड़ा? तो आपने बताया है, जैसे कि मैं फिर भी बता देती हूँ आपको, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। गुरु द्रोणाचार्य इनके नाम पर पड़ा था बेटा। एक और प्रश्न था मेरा कि मेले के बारे में, मैं भी बताती हूँ इसको। मेला, तो मैंने सूरजकुंड मेले की जो स्टेट थीम थी वो पूछी थी आपसे। तो स्टेट थीम जो है ना बेटा वो उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। और जो उज्बेकिस्तान आपने कईयों ने बताया है वो उसका पार्टनर कंट्री है। कौन सा? पार्टनर कंट्री है। तो ये देखिए इस तरह से। आगे इसमें देखो, रोहतक, भिवानी, सोनीपत, जींद, गुरुग्राम। ठीक है, इन जगहों पर क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। अब उन सिक्कों पर क्या है?
उन सिक्कों पर बैल, यह नंदी और लिंग, ये अंकित है इनके सिक्कों पर। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि ये जो योद्धेय गण थे, ये कार्तिकेय को अपने राजा के रूप में मानते थे। किसके रूप में मानते थे? अपने राजा के रूप में मानते थे। रोहतक में ही इनकी जो वो है, जो सिक्के ढालने की जो वो सांचा है, वो भी प्राप्त हुआ है। देखिए इसमें अगला इसमें आता है योद्धेय गण। अब इसके अलावा, योद्धेय गण के अलावा 3 गण और भी थे जो अस्तित्व में थे उस दौरान, इसी शताब्दी के आसपास। तो उनको और देख लीजिए एक बार। देखिए योद्धेय गणों के अलावा एक था कुणिंद गण। कुणिंद गणराज्य। वैसे तो ये उत्तर प्रदेश साइड में ये राज्य, गणराज्य फैला था, लेकिन हमारे यहाँ पर यह अंबाला क्षेत्र में विस्तृत था। कहां पर? अंबाला में। ठीक है, अंबाला क्षेत्र में इसका विस्तार था। इसके अलावा जो कुणिंद थे, ऐसा माना जाता है कि कुणिंदों ने योद्धेयों के साथ मिलकर, इसमें अग्रगण भी थे, ठीक है, योद्धेयों के साथ मिलकर किससे मुकाबला किया? कुषाणों से मुकाबला किया। कुषाणों से मुकाबला किया। ठीक है, और इनका जो, ये शिव के भक्त थे, शिव के भक्त थे। ठीक है, कुणिंद जो थे, गणराज्य अंबाला क्षेत्र, शिव के भक्त थे ये। इनके जो सिक्के हैं वो अब जब अंबाला क्षेत्र में विस्तार था तो कहां पे मिलेंगे? अंबाला में मिलेंगे। ठीक है, और इसके आसपास का क्षेत्र क्या है? जगाधरी में मिलेंगे। जगाधरी में बुढ़िया नामक कोई जगह है, वहां पर इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इनके सिक्कों पर कमल हाथ में लिए, कौन हो सकती है कमल हाथ में लिए? लक्ष्मी अंकित है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया कुणिंदों के बारे में। इसका जो जिक्र है, कुणिंदों का जो जिक्र है, वो देखिए पाणिनि की अष्टाध्यायी में है इसका जिक्र। ठीक है, ये जितने भी जो ये गण हैं, इनका जिक्र पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी है और महाभाष्य में भी है।
ठीक है, पतंजलि का महाभाष्य। एक तो मैं ये जो किताबें और उनका जो कवि का मैं नाम बताती हूँ वो आप जरूर आप याद रख लें, क्योंकि इनमें से एक दो टॉपिक या एक दो मतलब किसी भी कवि या उसकी पुस्तक के बारे में जरूर आ जाता है जो प्राचीन काल के हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। कुनिंद हो गया, योद्धेयगण हो गया, योद्धेयगण हो गया। अगला आपका आता है अर्जुनायन। ये एक और गण था। ठीक है, अब इसका विस्तार कहाँ था? इसका विस्तार महेंद्रगढ़ और राजस्थान में माना गया है, राजस्थान में। ठीक है, यहां इनका अस्तित्व था, इनका राज्य था इस क्षेत्र में। इसके पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसके बारे में उल्लेख है। ये लोग जो थे ये शिव को मानते थे, ये शिव को मानते थे। इनके सिक्कों पर क्या अंकित था? सिक्कों पर नंदी और इनके सिक्कों पर, मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ बेटा, इसमें नंदी और लिंग अंकित था, इस पे भी अंकित था। ठीक है, अगला इसमें है कि जो समुद्रगुप्त हैं, बाद में आएंगे ये समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के का इलाहाबाद अभिलेख, इलाहाबाद अभिलेख। तो ये जो अभिलेख है, इस अभिलेख में किसके बारे में जिक्र है? अर्जुनायन गण के बारे में, इनके बारे में भी इस इलाहाबाद अभिलेख में वर्णन किया गया है थोड़ा बहुत। और इसके अतिरिक्त मैंने आपको अभी बताया ही है कि इसमें पतंजलि की पुस्तक और पाणिनि की पुस्तक, दोनों ही पुस्तकों में इस गण का वर्णन किया गया है। इसके अलावा ये वराहमिहिर की वृहित संहिता, वराहमिहिर, वराहमिहिर की वृहित संहिता, ये पुस्तकें हैं, में भी इनका जिक्र है, इस गण का। ठीक है, अगला आपका आता है अग्रगण राज्य। अगला आपका आता है अग्रगण राज्य। अग्रगण राज्य में देखिए अग्रगण, अग्र कहां से संबंधित है? अग्रोहा से। अग्रोहा कहां है? अग्रोहा, अग्रोहा कहां है बेटा? हिसार में। ये किससे संबंधित है अग्रगण? महाराजा अग्रसेन से, महाराजा अग्रसेन, इनसे संबंधित है ये। ठीक है, तो इनमें ये जो गण है अग्रगण, इसमें महाराजा अग्रसेन के बारे में बहुत कुछ कई किताबों में दिया हुआ है। इसमें जो जायसी की पुस्तक है, जायसी, जायसी की एक पुस्तक है पद्मावत, जायसी की पुस्तक पद्मावत में क्या कहा गया है? इनको बनिया कहा गया है, बनिया। ठीक है, और ये वैश्य जाति से संबंधित है वैसे
ठीक है, वैश्य जाति से अग्रवाल जाति से संबंधित है, ठीक है। और इन जो ये क्षेत्र है, वैश्य जाति के जो लोग हैं ये वैश्य जाति के लोग इसको अग्रोहा को क्या मानते हैं, अपना उद्गम स्थल, उद्गम स्थल। और एक बात ये भी है कि भाई महाराजा अग्रसेन ने जो अग्रोहा राज्य जो क्षेत्र बसाया था, उस क्षेत्र में जो भी बसने के लिए व्यापारी आता था उसको क्या 1 ईंट और 1 रुपया दिया जाता था। इस तरह की बातें भी इसमें है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ के जो सिक्के थे, सिक्के, उन सिक्कों पर देखिए ये जो अग्रगण में इन सिक्कों के ऊपर बैल और सिंह, ये एक ही उसमें लगभग मिलता जुलता सा, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है बेटा। बैल और सिंह अंकित हैं, अंकित थे, ठीक है। और इसके अलावा ये माना जाता है कि जितने भी गण थे, इन गणों ने मिलकर कुषाणों से बहुत समय तक मुकाबला ये लोग करते रहे थे। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा आपका गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन के बारे में। धीरे धीरे समझोगे, अच्छा समझ में आएगा, और इकट्ठा उसको लेके चलोगे तो बेटा ये हिस्ट्री है, समझ में इतनी आसानी से नहीं आएगी, ठीक है, उसमें दिक्कत होती है बेटा। पहली बात तो ये जो ईसा पूर्व है और ईसवी, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो ईसा पूर्व, ये जो एक मौर्य वंश है इसमें भी चंद्रगुप्त है, गुप्त वंश है उसमें भी चंद्रगुप्त है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो ये ध्यान रखिएगा, जहां पे ईसा पूर्व आ जाए वो तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा, और जहां पे ईसवी आ जाए ना वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, श्रीगुप्त, इनका वंश, ठीक है बेटा। तो ये एक छोटी सी ये बात थी, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।